नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अद्वितीय शैक्षणिक अभ्यास यूनिक पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस के अंतर्गत कैमरे में बंद अपाहिज पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ की प्रस्तावना है। प्रस्तुत कविता में रचनाकार ने समाज की संवेदनहीनता पर, मीडिया की संवेदनहीनता पर मार्मिक एवं तीक्ष्ण प्रयोग किया है। पाठ में हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से मीडिया जो है या समाज दिन प्रतिदिन संवेदनहीन होता जा रहा है। तो मीडिया और समाज की संवेदनहीनता पर एक व्यंग है जिसे रचनाकार ने अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया। मीडिया की जनपक्षधरता और संवेदनशीलता को, मीडिया जनपक्षधर होनी चाहिए, मीडिया संवेदनशील होना चाहिए ताकि वह जनता के या सामान्य व्यक्ति के मुद्दे को उठा सके। यही इसकी जनपक्षधरता होती है। और संवेदनशीलता की मुद्दों को बहुत ही सरल ढंग से, संवेदनशील ढंग से, मार्मिक ढंग से उठाया जाए जिससे सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। तो मीडिया की जनपक्षधरता और संवेदनशीलता को व्यावसायिक दबाव से टूटते और पथच्युत होने पर रचनाकार ने कटाक्ष किया। किस तरीके से मीडिया जनपक्षधरता के अपने मानदंडों को खो रही है और संवेदनशीलता को भी धीरे धीरे खो रही है। इसके पीछे कारण है व्यवसायिक दबाव, अपने कार्यक्रम को और ज़्यादा व्यवसायिक बनाना। यही व्यवसायिक दबाव है मीडिया के लोगों के लिए। तो जिससे वो सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम को भी करने से भटक जाते हैं, तो वो पथच्युत हो जाते हैं। रचनाकार ने कटाक्ष किया। तीसरा जो प्रस्तावना है इसका, मानवीय मूल्यों और तरल संवेदनशीलता से खेलती मीडिया। मानवीय मूल्य होते हैं, आप लोग क्लास 12 के विद्यार्थी हो, आप लोगों को पता है कि कुछ मानवीय मूल्य हैं और इन मूल्यों के चलते ही हमारा समाज चल रहा है। और तरल संवेदनशीलता, संवेदनशीलता सिर्फ दिखावा ही न हो, उसमें तरलता हो, उसमें अपनापन हो, स्वानुभूति हो। मीडिया अपने व्यवसायिक हित के लिए दूर हो सकती है। भविष्य की इस दुस्साहसिक नकारात्मक संभावना को कभी पहले ही कहा यह कविता। और चौथा पॉइंट हम इसमें ये देखेंगे कि यह कविता हर उस व्यक्ति और संस्था को कटघरे में खड़ा करती है, उस पर उत्तरदायित्व थोपती है, उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। और यदि वह उत्तरदायित्व निर्वहन करने में सक्षम नहीं होता है तो उसको जिम्मेदार बनाती है, यानी कटघरे में खड़ा करती है। जो किसी लाचार व्यक्ति के दुख और बेबसी को न सिर्फ बेचती है अपितु उसे तमाशा बनाकर अपना व्यावसायिक हित दिखाती है। तमाशा बनाकर वह सिर्फ बेचती ही नहीं है, उसका तमाशा भी बनाती है। तमाशा क्या होता है? कोई ऐसा खेल, कोई ऐसा कार्यक्रम जिसको बहुत सारे लोग देखते, तो तमाशा बनाकर उसे अपना व्यावसायिक हित भी साधती है। इस पाठ का उद्देश्य क्या होगा? यदि हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो पढ़ने के पीछे इस पाठ का उद्देश्य क्या हो सकता है? कोई बताएगा अपने मन से? इस पाठ को जैसे हम लोग बार बार बात करते हैं आपको से कि कोई भी पाठ आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है तो उस पाठ का कोई न कोई उद्देश्य होगा। मैंने 4 पॉइंट आपको बताया, तो इन चारों बिंदुओं के आधार पर आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं क्या उद्देश्य हो सकता है? कुछ उद्देश्य? हाँ कार्तिक बताएंगे क्या? सर, इससे हमें जो समाज में जो शारीरिक जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी जो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं उसके बारे में पता लगेगा क्या कुछ, और मीडिया के बारे में भी आपको जानने के लिए। उद्देश्य में देखेंगे, जैसे हर अध्याय का जो आपके पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है एक खास उद्देश्य। साहित्य का अपना उद्देश्य होता है, वह उद्देश्य सामान्य होता है और विशिष्ट भी होता है। यहाँ हमने कोशिश किया है कि सामान्य और विशिष्ट दोनों उद्देश्यों को एक साथ जोड़ा जा सके। तो आपकी सिलेबस में एक और भी किताब चलती है, जन अभिव्यक्ति और जनसंचार माध्यम, आप जानते हैं? तो वह जनसंचार माध्यमों के ऊपर
तो विद्यार्थी जनसंचार माध्यमों की भूमिका को जान पाएंगे। इस पाठ के पीछे, पढ़ने के पीछे हमारा पहला उद्देश्य यही है। विद्यार्थी शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा को समझ सके। यदि हम इस कविता को पढ़ेंगे तो कविता को हम अपने प्रतिदिन के या जीवन संदर्भों से जोड़ सके, तो विद्यार्थी इस कविता को पढ़ करके अपने जीवन संदर्भों को व्यापक स्तर पे जोड़ सके। लक्षित समूह के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह पाठ किन विद्यार्थियों के लिए है। यह पाठ उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए है, कक्षा 12वीं के सिलेबस में है यह पाठ। और तीक्ष्ण बुद्धि और मंदकाई विद्यार्थियों समूह, इसमें जो बच्चा साहित्य में जिनकी बहुत अच्छी रुचि है, बहुत अच्छी पकड़ है, उनका जो अच्छे अंक प्राप्त करें, उनका भी, या वे विद्यार्थी जो अंक पाने के लिए, साहित्य को समझने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, उन सबके लिए अध्यापन पद्धति यूनिक पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस के अंतर्गत पढ़ाने के जो तरीके हैं, उनमें एक तरीका है यथार्थपरक शिक्षण प्रविधि। इस प्रविधि के अंतर्गत जो है हम साहित्य की सच को, साहित्य के यथार्थ को बच्चों के सम्मुख साहित्यिक कृतियों के माध्यम से लाते हैं, ताकि बच्चे कल्पना जगत से बाहर निकलकर साहित्य की सत्य को, साहित्य के यथार्थ को, जो समाज का यथार्थ है, उसको समझें। और वैचारिक मंथन, यह कविता चूंकि अपनी संप्रयोगशीलता में बड़ा सहज है, सरल है, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत गंभीर है। इसलिए यह कविता यह भी मांग करती है कि हम लोग कक्षा में वैचारिक मंथन करें, इस कविता पर विचार करें। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। हमने बहुत महत्वपूर्ण चीजों को डिस्कस कर लिया है। किसी को कुछ पूछना है? मंदिर, इस कविता के किसी एक उद्देश्य को आप बताएं। इस कविता के पढ़ने से कोई एक उद्देश्य हल हो सकता है। नमस्कार। जो मीडिया है वो अपने फायदे के लिए किसी भी दर्शक से उनको बेचारा साबित करती है समाज के सामने, ताकि समाज उनको देख के, उस शो को देखकर उनकी रियलिटी ग्रो करे। तो मीडिया किसी भी हद तक कर सकती है। अब हम लोग सीखने के प्रति, इस कविता को पढ़कर हम क्या क्या सीखेंगे? इस कविता को हम पढ़कर सीखेंगे कि समाज के कमजोर वर्ग के प्रति विद्यार्थी संवेदनशील होते हैं। ये कविता पढ़ने के बाद विद्यार्थी इतना सीख चुके हैं कि समाज का जो भी कमजोर वर्ग है, चाहे वो व्यक्ति अपाहिज जीवन हो, उसके प्रति संवेदनशील है। विद्यार्थी व्यावसायिकता के दबाव को जानते हैं, क्योंकि आप लोग कॉमर्स के विद्यार्थी हो, बिजनेस स्टडी आपका एक विषय है, आप यहाँ साइंस के विद्यार्थी हो, आपका इतना वैचारिक स्तर बढ़ चुका है कि आप बिजनेस को समझ सकोगे। यह कविता किस तरीके से व्यवसायिक दबाव को व्यक्त कर रही है, विद्यार्थी जानते हैं। जनसंचार माध्यमों के क्या कर्तव्य और उत्तरदायित्व होते हैं, इस बात से भी विद्यार्थी परिचित हो जाते हैं। और अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा और उसके प्रतिदिन के जीवन संघर्षों से विद्यार्थी परिचित होते हैं। एक अपाहिज व्यक्ति अपने जीवन में किस तरीके से रोज एक नया संघर्ष करता है, उसके संघर्ष से विद्यार्थी परिचित होते हैं। विद्यार्थी रचना और रचनाकार की जन्म पक्षधरता को जानते हैं। यह रचना जन्म पक्षधर रचना है। कवि ने कमजोर वर्ग, एक अपाहिज व्यक्ति के प्रति अपनी कविता के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए, अपनी आवाज दी है। तो कवि बच्चे इस विषय को भी जानते हैं। कविता के व्यंग्य सामर्थ्य को विद्यार्थी जानते हैं। कविता किस तरीके से व्यंग्य के माध्यम से अपनी बात कहा जाती है, विद्यार्थी इस बात को जानते हैं। और कविता के सौंदर्य बोध से परिचित है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कविता का सौंदर्य बोध क्या है? भाव पक्ष और कला पक्ष, भाषा पक्ष, उसमें तमाम चीजें आती हैं। तो कविता के सौंदर्य बोध से भी विद्यार्थी परिचित है।
अब हम लोग इस क्रम में सीधे सीधे कविता पे आते हैं। हम लोग कविता पढ़ेंगे। यह कविता कैमरे में बंद अपाहिज आधुनिक काल के कवि रघुवीर सहाय की कविता है। कविता के लक्षित सीखने के लक्षित बिंदु को हम लोग समझ चुके हैं, कविता के उद्देश्य को जान चुके हैं। अब हम लोग सीधे कविता को पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोग इसको रिपीट करेंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक बंद करेंगे। उससे पूछेंगे क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाए। अपरियेश हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ उसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्यों है, जल्दी बताइए, यह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के कैमरे में बंद अपाहिज पाठ से ली गई हैं, जिसके रचनाकार रघुवीर सहाय। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि रघुवीर सहाय ने मीडिया कर्मी के व्यावसायिक नजरिए को बताने की कोशिश की। कवि कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, एक ऐसे व्यक्ति का जो अपाहिज है उसका साक्षात्कार करने के लिए मीडिया कर्मी दूरदर्शन पर उसे लेके आते हैं और उससे प्रश्न पूछते हैं, उससे बुलवाते हैं, उससे प्रश्न पूछते हैं। हम बोल रहे हैं, कौन हम बोल रहे हैं? मीडिया कर्मी। हम समर्थ शक्तिवान, हम क्या है? समर्थ और शक्तिवान। मीडिया कर्मी जो है वो समर्थ है और शक्तिवान, ताकतवर है, उनके पास ताकत है, उनके पास शक्ति है। और वो लाए हैं किसे? एक दुर्बल को लाए, एक अपाहिज व्यक्ति को लाए हैं जो शारीरिक चुनौती को झेलता। उसका साक्षात्कार वो प्रसारित करना चाह रहे हैं। यह एक सामाजिक उद्देश्य से नियुक्त करना। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? कभी कहते हैं कि एक अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने दूरदर्शन पर लाकर उससे प्रश्न जो पूछा जाता है वह यह कि क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। ऐसे 3 प्रश्न उससे लगातार पूछेगा। ऐसे व्यक्ति से जो वास्तव में शारीरिक चुनौती झेल रहा है, जिसने इस बात की शायद उम्मीद भी न की होगी कि उससे किस तरीके से प्रश्न किए जाएंगे, तो उससे एक के बाद एक 3 प्रश्न जो अपने आप में क्रूर प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को सुनकर वह अपाहिज व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया होगा, दुखी हो गया होगा। एक तो वह खुद अपाहिज है, और यदि किसी ऐसे व्यक्ति से आप पूछेंगे कि आप अपाहिज हैं, तो शायद इसका उत्तर उसके पास नहीं होगा। और उससे यह पूछा जाएगा कि आप क्यों अपाहिज हैं, तो इस बात का, इस ऐसे बेहुदे प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं होगा। बेहुदा मैंने इसलिए बोला कि यह एकदम से लोकतांत्रिक प्रश्न नहीं है कि हम किसी व्यक्ति की शारीरिक चुनौती को मीडिया के सामने, दूरदर्शन कैमरे के सामने, स्क्रीन पर उसको एक तमाशा बनाएंगे। उस खास शब्द को खास जगहों पर प्रयोग करने के लिए बनेगा। और तीसरा प्रश्न, आपका अपाहिजपन को दुख देता होगा। यह बहुत सामान्य सा क्रूर प्रश्न, इतना क्लास 12 के बच्चे अनुमान लगा सकते हैं कि ये तीनों प्रश्न, जिसमें एक ही आपका अपाहिजपन को दुख देता होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? ऐसे तीनों प्रश्नों को सुनकर वह असमंजस की स्थिति में पड़ जाता है, वह कोई भी उत्तर नहीं दे पाता। कहने का आशय यह है कि
अपने कार्यक्रम को रोचक और व्यावसायिक बनाने के लिए कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता ने जो वह एक अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने प्रस्तुत किया है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है जिससे वह व्यक्ति जो अपाहिज है ऐसे प्रश्नों को सुन करके दुखी हो जाता है। वह इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता। जब वह इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है तो वह कार्यक्रम प्रस्तुत करता है टेक्नीशियन को खुद ही इशारा करके बोलता है कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं। कार्यक्रम प्रस्तुत करता बार बार कवि को उस अपाहिज व्यक्ति को यह कहता है कि जल्दी बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, क्योंकि वह किसी तरीके से उस अपाहिज व्यक्ति से अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना चाहता है। लेकिन कभी अगली पंक्ति में बता नहीं पाएगा क्योंकि यह संकेत कर देता है कि वह अपाहिज व्यक्ति ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे। क्या ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया जाना संभव है? नहीं। नहीं तो क्यों? क्योंकि वो जो अपाहिज व्यक्ति है वो इमोशनल हो जाते हैं ऐसे मीडिया वाले तो ताकि लोग ज़्यादा है इसलिए पूछते हैं। यदि आप उस व्यक्ति की जगह पे होते तो क्या इन प्रश्नों में आप जवाब दे पाते? अरे क्यों नहीं? एक और प्रश्न, आप यदि कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे होते तो क्या आप ऐसे प्रश्न पूछ पाते? यस, कोई भी अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, अगर सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बार बार उस अपाहिज व्यक्ति को दबाव दे रहा है कि वह कुछ बोले, कुछ करे। वह बार बार कहता है कि सोचिए, बताइए, सोच कर बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। यानी कैसा लगता है वह जानना चाहता है। वह किसी न किसी तरीके से उस अपाहिज व्यक्ति से अपने प्रश्नों का जवाब पाना। वो अपने प्रश्नों का जवाब क्यों पाना चाहता है? उनका शो पॉपुलर हो जाए, मतलब प्रसिद्ध हो जाए। ठीक, राइट। यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या है। वह अपाहिज व्यक्ति इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता। वह असमंजस की स्थिति में, शायद उसने यह उम्मीद न की होगी कि उससे इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे में इस तरीके से पूछा गया प्रश्न उसको असमंजस में डालता है और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपाहिज है वह इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि वह और पहले से ही वह शारीरिक चुनौती दे रहा है और इन प्रश्नों में उसके दुख को, उसकी पीड़ा को, उसकी वेदना को और भी गहरा कर दिया है। लेकिन किसी भी तरीके से प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तैयार कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, वह खुद ही इशारे से बता देना चाहता है कि आपको क्या ऐसा लगता है। कवि ने इस पंक्ति को ब्रैकेट में, कोष्टक में डाला है। क्या कारण हो सकता है? कहता है कि इस पंक्ति को कोष्टक में रखने के पीछे कोई कारण हो सकता है। प्रश्न बी, और कोई? हाँ, और कोई आंसर? सर ये शब्द पे उन्होंने ज़्यादा गौर किया होगा, इस शब्द को ज़्यादा जोर से बोला। ये विशिष्ट चीज है इसके ऊपर, जिस पे हमको रुक के ठहर के सोचना। ठीक है, वो ऐसा करने को कहता है
वो बस चाहता है कि किसी तरीके से हम अपनी बात पूरा कर सकें। बट आपको बैठ सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। फिर एक पंक्ति जो क्वेश्चन बार बार कार्यक्रम प्रस्तुत करता, सफाई व्यक्ति पर दबाव बनाता। सोचिए, सोच कर बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। जब वो व्यक्ति न बोल पाने की स्थिति में है तो खुद ही उसे इशारे से बता देना चाहता है कि आपको अपाहिज होकर के ऐसा लगता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को एक अपाहिज व्यक्ति से यह कहा बताना कि आपको अपाहिज होकर ऐसा लगता है, इससे हमको क्या पता चलता है? हाँ, कुछ भी आंसर बोलो, कोई जरूरी नहीं कि आपका आंसर सही हो जाए, बस अनुमान लगा के बोलो। तो इससे हमें मीडिया कर्मी की क्रूरता का पता लगता है कि वो एक अपाहिज के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। गुड, बहुत अच्छा। मीडिया कर्मी की क्रूरता का पता चलता है कि संवेदनहीनता का पता चलता है कि वह किस कदर संवेदनहीन हो गए हैं कि किसी की पीड़ा और दुख को वो कुछ समझ नहीं है। किसी की पीड़ा और दुख का उपहास उड़ाना, उसका मजाक उड़ाना अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। या पंक्ति लिख रहे कार्यक्रम प्रस्तुत करता सफाई व्यक्ति से यह कहना चाहता है, सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश कीजिए। आपको हम कैमरे के सामने लाए, दोबारा शायद आपको यह अवसर ना मिले। आपको कैमरे के सामने आने का जो अवसर मिला है उस अवसर को आप खो देंगे। इसलिए सोचिए, बताइए, चुप मत रहिए। वह एक प्रकार अपनी बात को, अपने प्रश्न का उत्तर पा लेना चाहता है, अपनी बात को मनवा लेना चाहता है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको बुला दें। कभी हमें यह अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया कर्मी के इस बार बार प्रश्न पूछे जाने की बात को या बतलाने की कोशिश करता है कि हम जानते हैं, आप जानते हैं। आप यहाँ कौन है? आप कौन है? जो दर्शक। हम भी हो सकते हैं जो कविता पढ़ रहे हैं। कार्यक्रम हमारे सामने नहीं हो रहा, लेकिन हम अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा एक ऐसा चित्र अपने मन में उपस्थित कर सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि हम दर्शक हैं और हमारे सामने किसी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा रहा है जो अपाहिज है। ठीक है, साहित्य में कल्पना की बड़ी भूमिका होती है। कल्पना शक्ति के आधार पर ही कवि ऐसी चीज़ों की रचना कर देता है जो उसकी रचना को आने वाले समय में लंबे समय तक पढ़ा जाए। आप कविता पढ़ चुके हैं, कविता के बहाने आप जानते हैं कि बच्चों की रचनात्मकता और कवि की रचनात्मकता असीमित होती है। फिर हम लौट के आते हैं इस पाठ, हम पूछ कर उसको रुला देंगे। हम कौन? हम मीडिया कर्मी। उससे इतना इस प्रश्न को पूछेंगे कि वह रो देगा। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? क्या आप भी इंतजार करते हैं उसके रो पड़ने का? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यह पंक्ति भी ब्रैकेट में है, लेकिन यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यह बात, यह पंक्ति कवि ने हम सभी को इस पर रुक कर विचार करने के लिए एक विशिष्टता प्रदान। किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? कठिन शब्द है कुछ? यहाँ यानी, मतलब, अवसर, मौका, रोचक, दिलचस्प, वास्ते के। अब हम इसमें देखेंगे कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे खुली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसकी होठों पर एक कसमसाहट की। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा माने। कसमसाहट मतलब बेचैनी, बुलबुलाहट, पीड़ा, दर्द। इस लाइन को पढ़ो। पर्दे पर दिखाई गई खुली हुई आंखों की एक बड़ी
प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीर रघुवीर साहब यह कहना चाहते हैं कि हम पर्दे पर दिखलाएंगे खोली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर। कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता टेक्नीशियन को कैमरे में उसकी आँख की एक बड़ी तस्वीर दिखाने की बात करते हैं। ऐसा कहा कि वह यह व्यक्त करना चाहता है और इन प्रश्नों के साथ इन अतार्किक प्रश्न जो प्रश्न पूछे गए हैं जो किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाए हैं, उन प्रश्नों के साथ उस अपाहिज व्यक्ति के चेहरे पर जो एक कसमसाहट, एक असमंजस, एक दुख, एक पीड़ा स्वाभाविक रूप से उभर आ रहा है, अपनी अपंगता की वजह से नहीं हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? वो किस वजह से जुड़ी होगी? मीडिया के प्रश्नों से जुड़ा। तो मीडिया के कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के प्रश्नों को सुनकर जो उसके चेहरे पर एक कसमसाहट, एक दुख और पीड़ा उभर गई है, वह कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता यह हमें बताना चाहता है कि यही उसकी अपंगता की पीड़ा है। यहाँ से देख लो, आपको पूछना है। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग बुलाने हैं। आप और वह कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। हम मुस्कुराएंगे, हम आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि रघुवीर साहब इस कविता के अंतिम चरण में अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों को एक साथ मीडिया कर्मी द्वारा बुलाए जाने पर व्यंग कटाक्ष वे कहते हैं कि एक और कोशिश, मीडिया कर्मी एक बार और कोशिश करना चाहते हैं। दर्शकों से वो अपील करते हैं कि धीरज देखिए, हमें दोनों एक संग बुलाने, धैर्य रखिए, हमें दोनों को एक संग बुलाने। किन्हें दोनों को? किन दोनों को? दर्शक हैं उन्हें और अपाहिज एक संग बुलाने। आप और वह, आप कौन? दर्शक, और वह कौन? अपाहिज। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। लेकिन जैसे जैसे ही कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, समय व्यतीत हो रहा है, मीडिया कर्मी को यह विश्वास हो चुका है कि वह अपाहिज व्यक्ति को ऐसे प्रश्न पूछ करके बुरा नहीं माने। लेकिन अब वो कैमरामैन को इशारा करता है कि कैमरा बस करो, रहने दो, नहीं हुआ, पर्दे पर वक्त की कीमत। पर्दे पर वक्त की कीमत कह करके वह मीडिया कर्मी यह बतलाना चाहता है कि उनका समय, चूंकि वो समर्थ और शक्तिवान है, इसलिए उनका समय किसी अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा से ज़्यादा कीमती। अब वह टेक्नीशियन को इशारा करते हैं कि अब संभव नहीं है, अब नहीं हुआ, अब नहीं, कार्यक्रम हम यही समाप्त करेंगे, हमारा समय हो चुका है। और मुस्कुराएंगे, और वह मुस्कुराहट करते हैं। जैसे आप लोगों ने कार्यक्रम में देखा होगा कि जब कार्यक्रम समाप्त होता है तो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता मुस्कुराते हैं और साथ ही साथ जाने का एक आग्रह भी करते हैं। तो मुस्कुराएंगे, हम सभी मुस्कुराएंगे। हम मतलब कौन? जो यह कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है मीडिया कर्मी, और वह घोषित करेगा, वह लोगों को बताएगा कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। वह बतलाने की कोशिश करेगी कि यह जो कार्यक्रम था वह सामाजिक उद्देश्य से भरा हुआ कार्यक्रम था। समाज को अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा और दर्द से जोड़ने के लिए यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। समाज के लोग दुर्बल व्यक्ति की पीड़ा को देखें, उनके प्रति दया ही नहीं, उनके प्रति स्नेह का भाव भी रखें, इसलिए यह कार्यक्रम किया जा रहा था। इन
तमाम सामाजिक उद्देश्यों से युक्त कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ब्रैकेट में कवि ने अपनी ओर से जोड़ा है कि बस थोड़ी कसर रखो। यह कसर पूरी रह गई, क्या की कसर? कवि क्या थी? हाँ, वह कार्यक्रम प्रस्तुत करता अपाई व्यक्ति को बुला नहीं, साथ ही साथ वह कार्यक्रम देखने वाले का, जिनका साक्षात्कार दे रहा उनका वह धन्यवाद ज्ञापन। महत्वपूर्ण बात यह है कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम जो एक अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को उभार करके समाज के लोगों के हृदय में ऐसे व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने का उद्देश्य था। वह किस तरीके से व्यवसायिक दबाव के चलते, व्यवसायिक गरीबी के चलते टूर कार्यक्रम बन जाता है, यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। आप लोग 2-3 प्रश्न है, इन प्रश्नों को ये 3 प्रश्न है, आप लोग इनको नोट करेंगे और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर निकलाएंगे। पहला एक गुणात्मक प्रश्न अभ्यास है, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा। दूसरा है विश्लेषणात्मक प्रश्न, जिसका आपको एनालिसिस करना है। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। और अंतिम प्रश्न है कविता के सौंदर्य बोध से संबंधित प्रश्न कि कविता की भाषा जनसंचार माध्यमों की भाषा का प्रतिनिधित्व करती है स्पष्ट। आज का पाठ हमारा यही समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे इन प्रश्नों के साथ।